जय श्री राम साथियों। आपने कभी सोचा है हम विवाह के समय अपना गोत्र क्यों बताते हैं? सगोत्र विवाह को शास्त्रों में वर्जित क्यों कहा गया? क्या गोत्र का संबंध सीधे हमारे डीएनए से है? क्या हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही आनुवंशिकी का रहस्य जान लिया था? कुंडली मिलान में नाड़ी दोष इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज इस वीडियो में हम गोत्र, सगोत्र विवाह और नाड़ी दोष का संपूर्ण रहस्य समझेंगे, शास्त्र और विज्ञान दोनों के आधार पर। गोत्र शब्द संस्कृत से बना है। गो अर्थात वंश या गौ और त्र अर्थात रक्षा करने वाला। अर्थात गोत्र वह ऋषि परंपरा है जिससे किसी व्यक्ति का पितृवंश चला है। सनातन परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म के कुल प्राचीन सप्तऋषियों से जुड़े माने जाते हैं, जैसे कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, पराशर आदि। जिस ऋषि से वंश परंपरा चली वही उस परिवार का गोत्र कहा गया। धर्म सूत्रों और मनुस्मृति में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और विवाह के समय गोत्र पूछने का विधान है, क्योंकि गोत्र केवल नाम नहीं, वंश पहचान है। अब बात करते हैं सगोत्र विवाह की। धर्मशास्त्रों के अनुसार एक ही गोत्र के स्त्री पुरुष को एक ही ऋषि की संतान माना गया, अर्थात वे आपस में भाई बहन तुल्य माने गए। इसलिए सगोत्र विवाह को निषिद्ध कहा गया। मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि निकट वंश में विवाह धर्म विरुद्ध है। वर्णन है समान प्रवर मात्र गोत्ताम तु सपिंडाम असंस्कृताम च या सवर्णाम न प्रशस्ताम द्विजन्म नाम। अर्थात जो कन्या माता के पद से न हो और न ही पिता के सगोत्र की हो वही विवाह के योग्य मानी गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम जानते हैं कि स्त्री में XX गुणसूत्र और पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। पुत्र में Y गुणसूत्र केवल पिता से आता है, क्योंकि माता में Y होता ही नहीं। अतः पुत्र का Y गुणसूत्र पितृवंश की सीधी पहचान है। आधुनिक आनुवंशिकी बताती है कि Y क्रोमोसोम लगभग 95% तक पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित रहता है। इसी आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राचीन गोत्र प्रणाली वास्तव में पितृवंश की जैविक पहचान का सांस्कृतिक माध्यम थी। इसलिए पुत्र पिता का गोत्र ग्रहण करता है और पुत्री विवाह के बाद पति का गोत्र ग्रहण करती है, क्योंकि गोत्र पितृवंश का प्रतीक है। चिकित्सा विज्ञान में निकट रक्त संबंध में विवाह पर विस्तृत शोध हुए हैं। ऐसे विवाहों में जन्मजात विकलांगता, मानसिक जड़ता, हृदय दोष, दृष्टि विकार, प्राथमिक बांझपन, मृत शिशु जन्म की संभावना अधिक पाई गई है। दक्षिण भारत और कुछ क्षेत्रों में हुए अध्ययनों में पाया गया है कि रक्त संबंध विवाहों में आनुवंशिक रोगों की दर सामान्य से अधिक होती है। अतः शास्त्रों का निषेध केवल धार्मिक भय नहीं बल्कि जैविक सुरक्षा का उपाय था। अब प्रश्न है कि पुत्री को पिता का गोत्र क्यों नहीं मिलता? वैज्ञानिक रूप से पुत्र 95% पितृ Y लाइनेज की निरंतरता और पुत्री XX क्रोमोसोम का मिश्रण है। पुत्री विवाह के बाद नए वंश की वाहक बनती है। इसलिए विवाह संस्कार में कन्यादान द्वारा उसे पूर्व गोत्र से मुक्त कर नए गोत्र में स्थापित किया जाता है। यह दान वस्तुदान नहीं बल्कि वंश परंपरा का आध्यात्मिक हस्तांतरण है। अब बात करते हैं नाड़ी दोष की। कुंडली मिलान में कुल 36 गुण होते हैं। इनमें से 8 गुण नाड़ी के होते हैं, जो सबसे अधिक महत्व रखते हैं। ज्योतिष के अनुसार 3 प्रकार की नाड़ी होती है, आदि, मध्य और अंत्य। यदि वर और वधू की नाड़ी समान हो तो उसे नाड़ी दोष कहा जाता है। ज्योतिष में नाड़ी का संबंध स्वास्थ्य, संस्थिति और प्राण ऊर्जा से होता है। यदि दोनों की नाड़ी समान हो तो माना जाता है कि संतति में समस्या, स्वास्थ्य बाधा और वैवाहिक असंतुलन
हो सकता है। साथ ही शरीर की प्राण शक्ति और वात पित्त कफ असंतुलन से भी जोड़ा जाता है। अंत में यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपका गोत्र क्या है। हर हर महादेव।